Hello everyone, dear students, this is Aditya here, and today we'll be discussing a very important topic which not only will be helpful for you in your exams for various PhD entrance, MSc entrance, but also for your university exams. तो दोस्तों आज शुरू करते हैं एक बहुत ही important टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है एंजाइम्स। तो ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये एक 30 मिनट सीरीज का पार्ट है जिसमें 30 मिनट्स में आपको अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग टीचर्स आपके सामने लेकर आएंगे, और इन 30 मिनट में आप इस टॉपिक का जो क्रिस्प है, जो कोर आइडिया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एंजाइम वर्ड है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर एंजाइम काम कैसे करते हैं। सो एंजाइम वर्ड जो है, इसकी ओरिजिन जिस वर्ड से होता है वो है बेसिकली जाइम। एन का मतलब होता है इनसाइड, और जाइम जो वर्ड है वो यूज किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, दैट इज ईस्ट। आप सब लोग जानते होंगे ईस्ट, जिसको हम सेक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये फर्मेंटेशन ईस्ट होता है जो फर्मेंटेशन के काम आता है, जैसे कि ब्रेड बनाने के काम या वाइन इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के काम आता है। सो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एंजाइम का, बहुत सारे रिसर्चर्स थे जिन्होंने एंजाइम्स के ऊपर काम किया, और ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो करीब करीब 1833 से इस सब्जेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुके थे। और आज ये टॉपिक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो जूलॉजी की स्ट्रीम हो या बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी स्ट्रीम हो, वहां पर एंजाइमोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर मोस्ट ऑफ द केसेस इन सब में ये एक सेपरेट पेपर की तरह, सेपरेट एग्जाम की तरह रहता है। सो 1833 में पायन एंड परसोज नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एंजाइम्स की फंडामेंटल स्टडी शुरू की थी, और इन्होंने देखा था कि किस तरह से फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं डायस्टेसिस। डायस्टेसिस का मतलब होता है वाइन, जो फर्मेंटेशन होता है अल्कोहल बनाते समय, अल्कोहल फर्मेंटेशन बनाते टाइम एक्चुअली यहाँ पर कुछ हस्क, बार्ले हस्क डिपॉजिट हो जाता है, और उस हस्क को डिग्रेड करना जरूरी होता है अल्कोहल के प्रॉपर कंसिस्टेंसी के लिए। तो इसको डिसॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको बेसिकली डायस्टेसिस कहते थे, और इस डायस्टेसिस को करने के लिए जो एंजाइम उस टाइम यूज हुआ था उसको नाम दिया गया था डायस्टेज। और ये वो पहला इवेंट था जब एंजाइम्स के आगे एज लगना शुरू हुआ था। आज भी बहुत सारे एंजाइम्स के आगे सफिक्स के तौर पर एज यूज किया जाता है, और ये तब की बात है जब एंजाइम टर्म कॉइन भी नहीं हुआ था। तो हम एक स्टोरी की तरह इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पाइन एंड पोर्सोस की डिस्कवरी के बाद और कई सारे लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, जैसे कि लुइस पास्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत मीनिंगफुल था। इन्होंने फर्मेंटेशन देखा कि ईस्ट किस तरह से फर्मेंटेशन कॉज करता है। हालांकि लुइस पास्चर ये नहीं बता पाए थे कि ईस्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जो फर्मेंटेशन में मदद करती है, लेकिन इस बात का अंदाजा उस टाइम तक लग गया था कि कुछ ना कुछ तो है ईस्ट के अंदर जो फर्मेंटेशन कॉज करता है। कुछ लोगों के स्पेकुलेशंस थे कि हो ना हो ये फर्मेंटेशन कॉज करने वाला जो एजेंट है ये प्रोटीन होता होगा, और अगर ये प्रोटीन है तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी था, इसको शो करना जरूरी था। तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसको प्यूरिफाई करना भी जरूरी था। अब ये क्वेश्चन साइंटिस्ट के सामने था, प्रूव करना कि आखिर फर्मेंटेशन किस चीज से होता है, ईस्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो फर्मेंटेशन करती है। क्योंकि सारी स्टोरी ईस्ट के ही सराउंडिंग थी, करीब 50-60 साल की जो रिसर्च थी वो ईस्ट के आसपास ही रिवॉल्व हो रही थी, और ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ईस्ट के अंदर ही कुछ है जो कैटालिसिस करता है।
इसीलिए इन दोनों टर्म्स को मिलाकर एन और जाइम, इनसाइड ईस्ट, इसको मिलाकर वर्ड बना एंजाइम। कोहने नाम के साइंटिस्ट ने ये टर्म कॉइन किया था। उन्होंने कहा कि ईस्ट के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कैटालिसिस करती है। लेकिन इस बात का प्रूफ कि ये एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, ये तब तक नहीं आया था जब तक कि सुमनर नाम के एक साइंटिस्ट ने जैकबीन्स नाम के प्लांट से एक एंजाइम पूरी तरह प्यूरिफाई किया। उस एंजाइम का नाम था यूरिएज। तो यूरिएज एंजाइम निकाल लेने के बाद, उसको प्यूरिफाई करने के बाद जब उसको क्रिस्टलाइज किया गया, तो ये बात 100% कंफर्म हो गई कि कैटालाइज करने वाली चीजें जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, उनका नेचर क्या होता है? प्रोटीनेशियस होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। हालांकि बाद में ये पता चला कि प्रोटीन के अलावा कुछ और बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि आरएनए या डीएनए, जो एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। तो वो बाद में ऐड हुआ, लेकिन उस समय तक ये जानकारी थी और आज भी ये वैलिड है कि मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स ही होते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है रिसर्चर्स के सामने कि एंजाइम्स अगर प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, और एंजाइम्स का काम क्या होता है? एंजाइम्स का काम होता है, देयर फंक्शन और रोल इज टू परफॉर्म कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? कैटालिसिस का मतलब होता है स्पीडिंग अप द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का जो काम है, उसे हम कैटालिसिस कहते हैं, और ये काम एंजाइम्स करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के लोग इस बात को बहुत पहले से जानते थे। वहां पर पहले से कैटालिसिस थी, एंजाइम्स की डिस्कवरी से काफी पहले तक। और केमिस्ट्री में जो कैटालिस्ट यूज होते थे, वो बेसिकली हुआ करते थे इनऑर्गेनिक नेचर के। यानी कि आपने कभी पढ़ा होगा अमोनिया बनाने का प्रोसेस, या और भी कई सारे केमिस्ट्री में प्रोसेस होते हैं, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस। इन सब में कहीं ना कहीं मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इस तरह की सारी चीजें यूज की जाती है, लेकिन अक्सर ये छोटी होती हैं। जैसे पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, आयरन कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, और भी बहुत सारी मेटल्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती हैं। लेकिन ये पहली बार था जब इतने बड़े मॉलिक्यूल या प्रोटीन्स एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो अब एक नया ग्रुप बना कैटलिस्ट का। हम कह सकते हैं कि एंजाइम से पहले केमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट हुआ करते थे, मोस्टली इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट थे, जबकि एंजाइम्स के आ जाने के बाद एक नई कैटेगरी आई, और वो थी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की। तो क्या लगता है आपको, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, अगर हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के अंदर स्पेसिफिकली एंजाइम की बात कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर होता होगा? एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट साइज में स्मॉल होता है, जबकि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जैसे कि एंजाइम्स, वो काफी बड़े होते हैं। हालांकि दोनों में एक कॉमन बात यह है, चाहे कोई भी कैटलिस्ट हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और ना ही वो यूज्ड अप होते हैं रिएक्शन। ये दोनों में ही कॉमन बातें, यानी कि इन्हें आप कह सकते हो कि एक कैटलिस्ट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन कुछ चीजें इनऑर्गेनिक को एंजाइम से अलग बनाती हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को डिफरेंशिएट करती हैं, और वो है इनका साइज। जैसे कि आयरन, पैलेडियम, ये बहुत ही छोटे साइज के एटॉमिक लेवल पर या आयनिक लेवल पर कैटालिसिस करते हैं, जबकि एंजाइम में कई हजारों लाखों एटम्स भी हो सकते हैं। हालांकि ये बात सच है कि एंजाइम में हजारों लाखों एटम्स होने के बावजूद भी जो एक्चुअल पॉइंट होता है जहां पर रिएक्शन कैटलाइज होती है, वो कंपैरेटिवली छोटा ही होता है, और उस पोजीशन को हम कहते हैं कैटालिटिक सेंटर। जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में कैटालिटिक सेंटर जैसी कोई चीज नहीं है, वो खुद ही अपने आप में
कैटालिटिक सेंटर्स होते हैं, उनका पूरा मॉलिक्यूल ही कैटालिटिक सेंटर होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। हालांकि कैटलिस्ट चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, वो बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट मान लो इतनी ज्यादा है तो कैटलिस्ट बड़ा थोड़ा सा चाहिए, जरा सा चाहिए। लेकिन एक और डिफरेंस है एंजाइम्स और कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में। इनका इतने बड़े साइज का रेलेवेंस क्या है, क्या सेंस है? अगर कैटालिटिक सेंटर इतना छोटा सा है तो एंजाइम को इतना बड़ा होने की क्या जरूरत है? उसके पीछे इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है, उनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, और वो आती है स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कम स्पेसिफिक होते हैं, रिलेटिवली उतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं। अगर आयरन किसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, पैलेडियम किसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, तो हो सकता है उस तरह की कई सारी रिएक्शंस को, कई सारे प्रोसेसेस को ये कैटेलाइज कर रहा हो। लेकिन एंजाइम अगर एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो उसी की तरह दिखने वाले दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो उतनी एफिशिएंसी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। So these are very, very specific. And you should remember that enzyme substrate interactions are among the most specific interactions in the biological sciences. There are few more like antigen antibody interactions, वो भी specific होते हैं। बायोटिन एविडिन इंटरैक्शंस, वो भी एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। जबकि एंजाइम्स इन जनरल हम कहें तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से इस तरह से अलग होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि एंजाइम्स भी कैटलिस्ट ही हैं, और एंजाइम्स कैटलिस्ट की इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। वो रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होंगे, रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे, बहुत थोड़ी क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होंगे, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बातों में वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से अलग भी होते हैं। और क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं तो इसलिए शरीर में बहुत तरह की रिएक्शंस करने के लिए, बहुत सारे सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करने के लिए बहुत तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर एंजाइम की जरूरत क्या है? क्या बिना एंजाइम की रिएक्शन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। किसी भी रिएक्शन के होने या ना होने के लिए एंजाइम की एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये एंजाइम डिसाइड नहीं करता है। फिर ये कौन सी चीज डिसाइड करती है? तो होना या ना होना ये डिसाइड करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स, उसकी एनर्जी ट्रांसफरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एनर्जी इन द रिएक्शन। ये सारी बातें डिसाइड करती हैं कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो सकती है तो उस रिएक्शन को स्पीड अप कराने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आप इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर एंजाइम की जरूरत क्या है। तो मान लीजिए आपके किचन में चीनी का एक डब्बा रखा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं चीनी क्या होती है? शुगर होती है। शुगर इज सुक्रोज विच इज डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और ये डाइसैकेराइड जो है एक दूसरे से, दोनों यूनिट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी हुई होती हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटता है जनरली वाटर की प्रेजेंस में, तो इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और हाइड्रोलिसिस से ये दोनों यूनिट्स अलग हो जाती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और इसी को हम कह सकते हैं कि एक डाइजेशन का प्रोसेस है। या फिर ग्लूकोज को फर्दर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसे हम कहते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, राइट? तो ये जो प्रोसेस है शुगर का हाइड्रोलाइज होना, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होना, ये नेचर में अपने आप होने वाले प्रोसेस हैं। ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये क्यों अपने आप होते हैं? क्योंकि इनकी थर्मोडायनेमिक्स इनको ड्राइव करती है। मैं अभी 2 मिनट में आपको बताऊंगा कि कैसे इन रिएक्शंस को ड्राइव किया जाता है। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपने आप ब्रेक हो सकती है। जो ग्लूकोज है वो अपने आप ऑक्सीडाइज हो सकता है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आप जब चीनी खाते हैं तो एब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद वो आपके ब्लड में चली जाती है, और कितना टाइम लगता है उस ग्लूकोज को एनर्जी देने में? बहुत ही कम टाइम। आप जब भी लो एनर्जी फील कर रहे होते हैं, एक ग्लूकोज का चम्मच पानी में डालकर पी जाइए, कितनी जल्दी एनर्जी मिलती है आपको। इट रेडिली गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन योर
stomach, in your intestine, and it reaches your blood, and quickly it is oxidized in your muscles, providing a lot of energy, and you feel energetic. लेकिन वही चीनी, वही ग्लूकोज का डब्बा अगर आपके किचन में रखा हुआ है, तो आपको लगता है कि क्या वो अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपने आप CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है? वो तो रखा रहता है, महीनों महीनों रखा रहता है, सालों साल भी रखा रहेगा, है ना? इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, बट हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रही है, और बाहर ये रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है। रीजन ये है कि हमारे शरीर में जब ग्लूकोज पहुंचता है, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए या सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए हर कदम पर, हर जगह पर एंजाइम मौजूद है, जो उस रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं। और थोड़ा बहुत फास्ट नहीं, thousands and millions and billions of time faster. Billions, you understand, like 10 to the power 9 times faster. इतना भी तेज कर सकते हैं एंजाइम किसी रिएक्शन को। यानी कि एक रिएक्शन को होने में अगर लाखों करोड़ों साल लग रहे हैं बिना एंजाइम के, तो एक एंजाइम की ड्रॉप डाल देने से वो 1 सेकेंड में पूरी हो सकती है। इट कैन बी फिनिश्ड एट द ब्लिंक ऑफ योर आई। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। इसलिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर चीजों को, रिएक्शंस को फास्ट किया जा सके। नहीं तो क्या होगा, हमें एनर्जी अभी चाहिए, बोलना अभी है, वॉक अभी करना है, और एनर्जी हमें मिल रही है 10 साल बाद, तब तक तो हमारी मसल्स डैमेज हो जाएंगी, तब तक तो हम मर जाएंगे अगर एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए एंजाइम हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए एंजाइम को हम एक अलग टॉपिक की तरह पढ़ते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं एंजाइम के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है और एंजाइम उसमें क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, और फिर हम देखेंगे कि एंजाइम उसमें क्या करते हैं, एंजाइम कैसे रिएक्शंस को फास्ट बनाते हैं, ये हम बात करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये होता है, दे हैपन बाय देमसेल्व्स, आई मीन इट हैपन इटसेल्फ इन नेचर, अपने आप हो जाती हैं। जैसे कि एक पानी को आप एक रैंप पर डालेंगे, ऊंचाई पर डालेंगे, तो पानी बह के ग्रेविटी की वजह से अपने आप नीचे आ जाएगा। तो पानी का ऊपर से नीचे आना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक आयरन की रॉड को आप कहीं ह्यूमिड और हॉट वार्म एरिया में रख देंगे, जहां पर मॉइस्चर भी है, जहां पर एयर भी है, वहां पर इसमें रस्टिंग हो जाएगी, अपने आप से जंग लग जाएगी। तो कुछ प्रोसेस आपने नेचर में होते हुए देखे हैं जो खुद ब खुद होते हैं। पानी ऊपर से अपने आप नीचे गिरता है, लोहे पर जंग अपने आप लग जाता है। ये प्रोसेस क्या है, अपने आप होने वाले प्रोसेस, इनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन कुछ प्रोसेस अपने आप नहीं हो सकते हैं। जैसे हम पानी को छत पर एक टंकी में चढ़ाने की बात करें, तो टंकी में अगर पानी को हमें भेजना है, तो क्या पानी यहाँ बाल्टी से डाल देंगे अपने आप टंकी में पहुंच जाएगा? नहीं, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ऐसे प्रोसेस को करने के लिए हमें यहाँ क्या लगानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, हमें यहाँ कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इस प्रोसेस को, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें, तो कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसे एक आयरन है और वो रस्टेड है, एक आयरन पर ऑलरेडी जंग लगी हुई है। अब आप सोचें कि वो रस्टेड आयरन अपने आप अनरस्टेड हो जाए, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रस्टेड आयरन, जो कि बेसिकली आयरन की ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, वो आयरन अनरस्टेड नहीं हो सकता। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ही नहीं नेचर में। तो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाली रिएक्शंस, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ना होने वाली रिएक्शंस। अब यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि एंजाइम का काम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना नहीं है। अगर कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, जैसे एक रस्टेड आयरन अनरस्टेड नहीं हो सकता है, तो कोई एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता है, इसको फास्ट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम डालने से ये हो जाएगा। तो आपको ये माइंड में क्लियर रखना होगा कि कोई रिएक्शन जो ऐसा दिख रहा है आपको कि वो एंजाइम डालने से रिएक्शन हो रही है, बिना एंजाइम के नहीं हो रही थी। जैसे कि मैंने शुगर का एग्जांपल दिया आपको, कि किचन में रखा हुआ चीनी का डब्बा सालों तक ऐसा ही रह सकता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो आप ये मत समझिए कि वहां एंजाइम नहीं है इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है।
एंजाइम के बिना वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और जैसे ही आप चीनी खाते हैं, क्योंकि आपके पेट में, स्टमक में एंजाइम्स हैं, आपके इंटेस्टाइन में एंजाइम है, वो सुक्रोज हाइड्रोलाइज हो जा रहा है और ग्लूकोज यूटिलाइज हो जा रहा है बिकॉज यू हैव एंजाइम्स। नो, द रिएक्शन वाज स्पॉन्टेनियस एट बोथ द प्लेसेस। आपकी बॉडी में भी बिना एंजाइम के वो रिएक्शन हो सकती है और बाहर भी हो रही है। बस फर्क इतना है कि आपकी बॉडी में वो रिएक्शन लाखों गुना तेजी से हो रही है, और बाहर किचन में रखी हुई चीनी में वो रिएक्शन बहुत धीरे हो रही है। इतना धीरे कि कई 100 सालों में जाकर आपको दिखेगा कि चीनी ऑक्सीडाइज हो गई है, या ग्लूकोज के डब्बे में रखा हुआ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया है। बट वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर, यानी कि हीट एक्सचेंज के बेसिस पर कैसे बताएंगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं? तो इसके लिए एक केमिस्ट्री में टर्म होता है, केमिस्ट्री में हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी। डेल्टा जी इज बेसिकली कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। अब ये फ्री एनर्जी क्या होती है? तो फ्री एनर्जी होती है किसी भी केमिकल के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो एनर्जी जो काम करने के लिए यूज हो सकती है। जैसे मान लो मेरी बात कर, मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, अब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो मेरी मसल्स कुछ एनर्जी खर्च कर रही हैं, दैट इज माई यूजेबल एनर्जी, राइट? आई कैन एक्सपैंड दैट, आई कैन यूज इट, सो दैट इज द फ्री एनर्जी। लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी भी होती है जो यूज नहीं हो सकती है, जैसे कि जिस एनर्जी से मेरी बोन्स की सेल्स जुड़ी हुई हैं, जिस एनर्जी से मेरे बायोमोलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मैं थक जाऊं तो मेरी बोन्स डिग्रेड हो जाएं, मेरी मसल्स डिग्रेड हो जाएं? ऐसा तो नहीं होता ना किसी के साथ, कि चलते चलते एक पैर ही कम हो गया किसी का, लिखते लिखते एक हाथ कम हो गया, नहीं होता ना। इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो यूजेबल नहीं होती है, और कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो यूजेबल होती है। ये सिंपल एक एनालॉगी दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसी तरह से केमिकल्स के अंदर भी कुछ एनर्जी होती है जो यूजेबल होती है और कुछ नॉन यूजेबल होती है। तो उस यूजेबल एनर्जी को हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और ये डिफरेंस क्या है, डेल्टा जी क्या है? तो जब भी किसी रिएक्शन की बात करते हैं हम, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो हमेशा प्रोडक्ट की कुछ गिब्स एनर्जी होगी, इसके पास कुछ फ्री एनर्जी होगी, और इसके पास पास कुछ फ्री एनर्जी होगी। यानी कि प्रोडक्ट के पास कितनी फ्री एनर्जी है और रिएक्टेंट के पास कितनी फ्री एनर्जी थी, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसे हम कहते हैं डेल्टा जी, या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो अब आप खुद ही बताइए, किसके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए अगर ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, अगर ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होनी चाहिए थी? ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम एक ग्राफ पर इस एनर्जी को देखें, यहां पर मैं जी लिख देता हूं और यहां पर टाइम लिख देता हूं, तो रिएक्टेंट की एनर्जी अगर इतनी थी और प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, तभी तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी इसने यूज की ना प्रोडक्ट बनाने में। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो डेल्टा जी, जो कि जीपी माइनस जी आर है, देखो ये ज्यादा है ये कम है, दिस इज लेस दिस इज मोर, सो द डिफरेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ओके, it means for a spontaneous process delta g is negative, while अगर उल्टा केस है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगी। हालांकि मैं और केमिस्ट्री के डीप में अभी नहीं जा रहा हूं, वो आप केमिस्ट्री की क्लासेस में देख सकते हैं। ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ये केमिकल्स की एंथैल्पी पर भी डिपेंड करती है, ये एंट्रोपी पर भी डिपेंड करती है, जो कि रैंडमनेस होती है, और इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी है जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने पर वो प्रोसेस अपने आप हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोसेस अपने आप हो सकता है, तो फिर एंजाइम का क्या काम? एंजाइम आखिर काम कैसे करते हैं?
ये एनर्जी है रिएक्टेंट की और ये एनर्जी है प्रोडक्ट की। तो सीधी सी बात है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कुछ फ्री एनर्जी जो इसके पास थी वो लूज हो गई और ये प्रोडक्ट बन गया। अब एंजाइम का कहाँ रोल है, एंजाइम कैसे काम करता है? तो आपने अक्सर सुना होगा एंजाइम के काम करने का जो तरीका होता है उसके बारे में एक बात की जाती है, एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं। वो कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस विच यू कॉल डेल्टा जी, जिस डिफरेंस को आप डेल्टा जी कह रहे हो, उस डिफरेंस की वजह से अगर ये रिएक्शन हो रही है तो फिर तो नेचर में जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे वो अपने आप होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। कोई रिएक्टेंट कभी बचेगा? कभी नहीं बचेगा। मान लीजिए कि ये जो कपड़े हैं, कपड़ों का ऑक्सीडाइज हो जाना एयर की प्रेजेंस में, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन क्या ये मेरे कपड़े अभी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? नहीं, एट प्रेजेंट दे आर नॉट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। रीजन कि इनको ऑक्सीडाइज होने के लिए, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हमेशा एक बीच की स्टेट से गुजरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो जब तक ये ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसा कोई सीधा रास्ता नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और इसको ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, पहले ये कुछ एनर्जी लेगा। सो यू कैन से a reactant will be raised to a particular energy level. It must be given some energy, and only then it can be converted into product. बाद में ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके घर में मोमबत्ती रखी है, आपके घर में कागज रखा है, अगरबत्ती रखी है, तो वो रखे रखे क्यों नहीं जलती है? लेकिन जब आप लाइटर जलाते हो, माचिस जलाते हो, उससे वो जल जाती है। और एक बार कागज को आप आग दिखा दो या किसी चीज को जला दो तो वो जलती रहती है। तो आपने लाइटर से एक धूपबत्ती को या एक मोमबत्ती को जलाकर क्या किया? यू प्रोवाइडेड दिस एनर्जी। आपने ये एनर्जी प्रोवाइड की जिससे कि वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया, और उसके बाद फिर वो अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। उसका प्रोडक्ट क्या है? ऐश, राख बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है। तो ये जो एनर्जी है जो आपको देनी पड़ी, कहां से कहां तक? ये डिफरेंस, द एनर्जी दैट यू गेव above the Gibbs energy of reactant, एक्स्ट्रा एनर्जी जो देनी पड़ी, इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी भी एक तरह की गिब्स एनर्जी ही है। गिब्स एनर्जी का डिफरेंस है कैसे? हमने इसकी एनर्जी को कहा था गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसकी एनर्जी को कहा था गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो हम ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कह सकते हैं गिब्स एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और इन दोनों का डिफरेंस जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम कह रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट की, ट्रांजिशन स्टेट की गिब्स एनर्जी और रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी का डिफरेंस। तो ये भी एक तरह का डेल्टा जी ही है, राइट? बट इस डेल्टा जी और इस डेल्टा जी में अंतर होता है, इसीलिए हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी टर्म यूज करते हैं। ये रिएक्शन की गिब्स एनर्जी डिफरेंस है। ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितनी आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये गैप कम होगा तो रिएक्शन आसानी से स्टार्ट हो जाएगी, अगर ये गैप ज्यादा होगा तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक लोहे को जलाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक कागज को जलाने के लिए आपको लाइटर जला दो तो काफी हो जाएगा। लेकिन लोहा भी तो जल जाता है ना, लोहा भी गर्म होगा, 5000 डिग्री पे पिघल जाएगा, उसके बाद वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। सो the barrier which needs to be crossed to convert a reactant into product is called as a transition state.
नाउ व्हाट एंजाइम्स डू, एंजाइम का रोल कहां पर है, एंजाइम आखिर क्या करते हैं? तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसको एक पहाड़ी क्रॉस करनी है, एक बहुत बड़ी पहाड़ी क्रॉस करनी है, राइट? इधर जाना है। तो एक बड़ी पहाड़ी होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, या एक छोटी सी पहाड़ी होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा? कौन जल्दी क्रॉस कर लेगा? ऑब्वियस सी बात है कि इसको कम टाइम लगेगा, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि एक एंजाइमेटिक रिएक्शन बेसिकली क्या करती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम। किसी रिएक्शन के लिए अगर एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन एंजाइम डालते ही वो एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले इतनी थी, ये विद एंजाइम कम हो जाती है। तो एंजाइम का काम सिंपल भाषा में आप समझो तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है, उस पहाड़ी को, जो बैरियर है, उस बैरियर को वो छोटा कर देते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अब जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, उसी के बैरियर को कम करेगा, किसी दूसरे के बैरियर को नहीं कम कर सकता है। सो एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट एंड दे रिड्यूस द बैरियर। और जब वो उस बैरियर को कम करते हैं तो उस बैरियर के कम हो जाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। दैट इज द सिंपल लॉजिक। और ऐसा करने के लिए एंजाइम के पास क्या होता है, एंजाइम हैव गॉट अ वेरी वेरी डिफाइंड लोकेशन वेयर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं क्योंकि प्रोटीन का बना हुआ है एंजाइम, तो यहाँ अमीनो एसिड्स होंगे और उनकी साइड चेन्स जो होंगी उनमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। आप जानते हैं कि कोई अमीनो एसिड है उसमें बेसिक साइड चेन होती है, अमीनो ग्रुप हो सकता है, किसी में कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है, किसी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है। तो अलग अलग साइड चेन जब एक सबस्ट्रेट आता है यहाँ पर बाइंड करता है तो इस सबस्ट्रेट से इंटरैक्ट करती है और इस इंटरैक्शन से घट जाती है ये एनर्जी। तो जितनी डिक्रीज एंजाइम करते हैं, द डिक्रीज दैट एंजाइम डू, द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी done by enzymes is called बाइंडिंग एनर्जी। उसको क्या कहते हैं हम? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो इस सारी बातों को हम समराइज करते हैं एक बार। एंजाइम का पूरा जो प्रोसेस है उसको एक छोटे से ग्राफ की मदद से, सिंपल ग्राफ की मदद से देखते हैं। मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूं, दैट इज द ग्राफ बिटवीन रिएक्शन प्रोग्रेस। व्हेन आई से रिएक्शन प्रोग्रेस इट मींस reactant and product. On this side, you have Gibbs energy. So let's say this is the point of Gibbs energy of reactant. ये है GR और ये है GP। इस टाइम पॉइंट पर रिएक्टेंट था, ये एनर्जी है जो उसको बैरियर क्रॉस करने के लिए चाहिए, यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एंजाइम नहीं था तब इसको ये बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ रहा था, राइट? ये एनर्जी आ जाती है प्रोडक्ट की। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन यही अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो एंजाइम की प्रेजेंस में ये एनर्जी कम हो जाती है। ओके, ये जो बैरियर है ट्रांजिशन स्टेट विद एंजाइम, ठीक है, ये एनर्जी कम हो गई। तो पहले जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, दिस डिफरेंस वाज लेट अस से EA1 which is without enzyme। अब वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, आपको कम हो गई। अब सिर्फ इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज कॉल्ड EA2 विच इज विद एंजाइम। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? आपने देखा कि चाहे एंजाइम हो या ना हो, एंजाइम की प्रेजेंस से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी,
ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो डेल्टा जी विच इज इक्वल टू जी पी माइनस जी आर, इट इज सेम वेदर एंजाइम इज प्रेजेंट, यानी कि येलो वाला ग्राफ देखिए या ग्रीन वाला ग्राफ देखिए, एंजाइम हो या ना हो, दोनों केसेस में जो डेल्टा जी की वैल्यू है, यानी कि गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज सेम, एंड दिस इज द फैक्टर दैट डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। इसी की मदद से पता चलता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो एंजाइम इस बात पर कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं, एंजाइम का इससे कोई लेना देना नहीं है कि डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन वुड बी इफेक्टेड और नॉट, ये कांस्टेंट रहती है। सो एंजाइम कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते रिएक्शन की, एंजाइम कभी भी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नहीं बदल सकते। और क्योंकि डेल्टा जी जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेटेड है बाय अ रिलेशन दैट यू विल स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर ये चेंज नहीं होता है तो के भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब एंजाइम्स डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। मतलब जब एंजाइम किसी भी रिएक्शन की फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है ना, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। और उस पॉइंट पर जितना भी रेशियो होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, जितनी भी क्वांटिटी होती है, उस रेशियो को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चाहे एंजाइम हो या ना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहीं पर आएगा, उतने ही रेशियो पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव होगा। एंजाइम की प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। तो ये एंजाइम की कुछ फीचर्स हैं। अच्छा, यहां पर जो इसने रिडक्शन किया, आपने देखा कि कितना डिक्रीज आया, E1 इतना था, E2 इतना है, तो ये कितनी कमी आई इसमें, दिस इज डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आप ये भी कह सकते हो डेल्टा EA विच इज इक्वल टू EA1 माइनस EA2। ये विदाउट एंजाइम है और ये विद एंजाइम है ना। सो ये जो डिफरेंस है, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। इसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और ये कहां से मिला एंजाइम को? ये मिला एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट करने से। सबस्ट्रेट के साथ वो कई तरह से इंटरैक्ट कर सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, वो कोवेलेंट इंटरेक्शन भी कर सकता है, मेटल आयन की मदद से भी इंटरेक्शन कर सकता है। तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पर अलग अलग तरह की कैटालिसिस होती है। अगर वो कोवेलेंट इंटरेक्शन से कर रहा है, उसको कोवेलेंट कैटालिसिस कहा जाएगा। अगर वो प्रोटॉन की मदद से कर रहा है, तो उसको एसिड बेस कैटालिसिस कहा जाएगा। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के लिए मेटल आयन की मदद ले रहा है, तो उसको मेटल आयन कैटालिसिस कहा जाएगा। तो एंजाइम्स कई तरह से कैटालिसिस कर सकते हैं, वेदर the covalent interaction is involved, or protons are involved, or metal ions are involved, or sometimes combination of them are also involved in some enzymatic reactions. So this is the fundamental of enzymology. कुछ और छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा एंजाइम के बारे में। एंजाइम्स कई तरह की रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई every type of reactions that enzyme catalyze, वो सारे एंजाइम्स एक ग्रुप में रखे गए। और इस बेसिस पर देर आर 7 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, 1 से लेकर 7 तक। अलग अलग तरह की रिएक्शंस कैटलाइज करने वाले एंजाइम्स को अलग अलग 7 क्लासेस में रखा गया है। इसके अलावा ऑल एंजाइम्स डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। सारे एंजाइम्स इंडिपेंडेंटली काम करने के कैपेबल नहीं होते हैं, अकेले उनमें ताकत नहीं होती कि काम कर सकें। तो ऐसे एंजाइम्स को जो खुद काम नहीं कर सकते, पूरा काम नहीं कर सकते, उन्हें हम इनकम्प्लीट एंजाइम कहते हैं। और वो इनकम्प्लीट एंजाइम जैसे कि एपो एंजाइम्स, इनको जरूरत होती है एक मदद की, एक एडिशनल चीज की, जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर के साथ जब वो मिल जाते हैं, तब इनके पास पावर आ जाती है और वो काम करने के कैपेबल होते हैं। उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। करीब करीब 50% एंजाइम ऐसे हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर
जो अपना काम अपने आप अकेले नहीं कर सकते, उनको कोफैक्टर्स की जरूरत होती है। और ये कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, यानी कि आयंस भी हो सकते हैं, मेटल आयंस भी हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कार्बन के कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। और इन दोनों में भी ये एंजाइम के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या ये वीकली जुड़े हुए हैं या स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं या वीकली जुड़े हुए हैं, ये दोनों जगह सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर ये बहुत मजबूती के साथ एंजाइम के साथ जुड़े हुए, एकदम टाइटली, बिल्कुल एंजाइम का परमानेंट हिस्सा है, अलग ही नहीं किए जा सकते, तो इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ये कमजोरी से जुड़े हुए हैं, वीकली जुड़े हुए हैं, तो उनको हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, उसे हम कह देते हैं को सबस्ट्रेट। क्योंकि ये सबस्ट्रेट की तरह ही जरूरत पड़ने पर आके बाइंड हो जाते हैं, फिर डिसोसिएट हो जाते हैं, फिर बाइंड हो जाते हैं, फिर डिसोसिएट हो जाते हैं। So cofactors may be either inorganic or organic, and most of the inorganic will include ions, magnesium ions, manganese ions, zinc, copper। इसीलिए कहा जाता है ना, खाने में हमें आयंस की जरूरत होती है, क्योंकि आयंस प्रॉपर नहीं होंगे तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, एंजाइम काम नहीं करेंगे तो बॉडी की रिएक्शन स्लो होने लग जाएंगी। और ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे कोफैक्टर्स होते हैं जो विटामिन से डिराइव होते हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे। इसीलिए विटामिन हमारे शरीर में, हमारी डाइट में एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। विटामिन की कमी होते ही जिस विटामिन की जरूरत किसी एंजाइम को है, वो काम करना बंद कर देता है। जैसे एक बड़ा ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है कोलेजनेज एंजाइम, सॉरी कोलेजन, आई एम सॉरी, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलेजन। प्रोलीन के हाइड्रोक्सिलेशन के लिए जरूरी होता है, और कोलेजन के फाइबर्स की इंटरलिंकिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। उस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज के लिए, विटामिन सी की जरूरत होती है एज अ कोफैक्टर। अब विटामिन सी अगर नहीं खाओगे आप, तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम काम नहीं करेगा तो कोलेजन प्रॉपर नहीं बनेगा, कोलेजन प्रॉपर नहीं बनेगा तो जितनी भी शरीर में ग्लूइंग सिचुएशंस हैं, जहां पर सेल टू सेल कनेक्शंस हो रहे हैं, उनको चिपकाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, वो लूज होने लगेंगे। एंड दैट्स द रीजन कि जो लूज टिश्यूज हैं, वियर एंड टियर जहां ज्यादा होता है, जैसे गम्स हैं, लिप्स हैं, इनकी स्किन ब्रेक होने लगती है और यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो आपने सुना होगा एक बीमारी विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी, जिसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं। So almost every deficiency of vitamin or every deficiency of metal ion is somewhere connected with loss of enzyme activity। और कौन से एंजाइम की एक्टिविटी लॉस होती है, जो अपना काम खुद नहीं कर सकते। So my dear students, that was 30 minutes of brief introduction on enzymes. That's not all. We have a lot more to discuss in enzymology. So that you can do in the regular courses. आप regular courses में बाकी सारी चीजें डिटेल में जान सकते हो। We'll be bringing more such 30-minute classes for you. Stay tuned and stay connected. Thank you for watching.